हेलो एवरीवन, रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अब तक मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करा चुकी हूँ। बहुत सारे ऑलमोस्ट हाफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार दोबारा से याद कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, कुछ भी ऐसा ना रहे जो नया सा लगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके उसे देख लें, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से देख लेंगे आप उसे, तभी आपको आगे क्लास का, आज की क्लास का समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? एलिमेंट्री कैनाल से। कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कितने, इसकी लेंथ क्या होती है? 33 फीट। क्या लेंथ होती है उसकी? 33 फीट। कहाँ से स्टार्ट होती है वो? माउथ से। और एंड कहाँ होता है उसका? एनस पर। मैंने आपको लिखवाया था माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। तो क्या होता है, माउथ से हम फूड इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं सारे हमारे ऑर्गन्स के थ्रू जो मैंने आपको बताए। लास्ट में एनस के थ्रू जो बॉडी वेस्ट होता है वो रिमूव करते जाता है हमारी बॉडी से। इतना सब कुछ मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था टीथ के बारे में। माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, इस नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? टीथ और टंग, दो चीजें होती हैं मेनली। जो टीथ होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में कितने थे? 32। और टेम्पररी में कितने थे? 20। बट 32 का मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पास कितने होते हैं? 32 होते हैं। कुछ के पास 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं। इसका रीजन मैंने आपको क्या दिया था कि जो लास्ट का टीथ है उसे क्या बोलते हैं हम? विजडम टीथ। और वो टीथ होता कौन सा है? मोलर। कौन सा होता है? मोलर होता है, जो निकलता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। जैसे हम 20 हो गए, 20 किसी किसी के 20 में निकलता है, किसी को 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, इस एज तक वो निकलता रहता है। ठीक है। और वो बहुत पेनफुल होता है निकलना उसका, विजडम टीथ का। क्यों होता है पेनफुल? क्योंकि जो हमारे गम्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग हो चुके होते हैं, वहां पे अच्छे से जम चुके होते हैं हमारे टीथ के अंदर। लेकिन जब हम क्या करते हैं, धीरे 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 ग्रो करते हैं, वो अच्छे से हार्ड हो जाते हैं, जम जाते हैं। लेकिन जब वो निकलता है ना, कौन सा टीथ? विजडम टीथ। वो उसको चीरता हुआ निकलता है, उसके अंदर होता है, वो उसके अंदर से बाहर आता है। तो इतना हार्ड जो हमारे जो गम्स हो चुके हैं, उनको चीर के वो निकलेगा तो क्या होगा? वो पेनफुल होगा। और वो एक बहुत लंबे टाइम में निकलता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आज अगर निकला, आज हमारे दर्द हुआ हल्का सा, हल्का सा नहीं, बहुत ज्यादा होता है दर्द, खाया खाना पीना भी सब बंद हो जाता है, दर्द हुआ, उसके कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बाद ठीक हो गया, फिर 6 महीने बाद फिर से वही दर्द हुआ, फिर 1 साल बाद फिर से वही दर्द हुआ। तो कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं उसको प्रॉपर पूरा निकलने में बाहर। किसे? मोलर को। क्योंकि वो इनेमल को, जो हमारे गम्स होते हैं जो हार्ड हो चुके हैं, उसे चीरता हुआ निकलता है। और हमने टीथ के टाइप्स देखे थे, कौन कौन से थे? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मैंने ये भी बताया था कि जो टेम्पररी टीथ होते हैं उसमें क्या नहीं होता? प्रीमोलर नहीं पाए जाते। ठीक है, मोलर होते हैं उसमें, प्रीमोलर नहीं होते। उसके बाद मैंने आपको डेंटल फॉर्मूला लिखवाया था। परमानेंट टीथ का अलग था और टेम्पररी का अलग था। परमानेंट का क्या था? 2123, 2123। और जो टेम्पररी थे उनका क्या था? 2103। क्या था? 2102। पता चल गया कैसे? याद आ गया आपको? नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, आप पहले प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। टीथ के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? टंग के बारे में पढ़ा था। टंग क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है। वो मिक्स करती है सलाइवा को पूरे फूड के साथ, अच्छे से मिक्स करके फिर वो क्या करती है? ईसोफेगस के थ्रू ट्रांसफर करती है। कहाँ पर? स्टमक में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग पाइप है, फूड पाइप जिसे बोलते हैं। वो क्या करती है? माउथ से फूड को लेके कहाँ तक ट्रांसफर करती है? स्टमक तक करती है। अब खाना हमारा कहाँ आ चुका है? स्टमक के अंदर आ चुका है। एक और चीज जो मैंने यहाँ मिस कर दी वो क्या थी? जो मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, क्या बोलते हैं? पार्शियल डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन होता है। वो कहाँ पर होता है? माउथ के अंदर। कहाँ होता है? माउथ के अंदर, सलाइवा के थ्रू। सलाइवा से एंजाइम्स निकलते हैं, दो एंजाइम्स बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से? टाइलिन और लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को। और टाइलिन क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और वहां पर फैट का और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ नहीं होता? माउथ में नहीं होता। उसके बाद हम कहाँ आ चुके थे? अब स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, जो कि एसिडिक मीडियम बनाता है। किसके लिए? किसके लिए बनाता है एसिडिक मीडियम? एंजाइम्स को
एक्टिवेट करने के लिए। एंजाइम्स वैसे किस फॉर्म में होते हैं स्टमक में, किस फॉर्म में होते हैं बताइए जरा? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। मैंने बताया था 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन की फॉर्म में किसमें रहता है? स्टमक के अंदर रहता है। लेकिन वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। किसकी वजह से? एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? HCl। कौन प्रोवाइड करता है? HCl। उसके बाद कहाँ आते हैं हम? अब HCl ने मीडियम प्रोवाइड करता है, और क्या काम करता है HCl? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना वो, क्या करता है? और जो भी बैक्टीरिया वायरसेस जो भी आए हैं, किसके साथ? खाने के साथ अगर आ गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो क्या कर देता है? उनको मार देता है, किल कर देता है, ठीक है, वो वहीं HCl में खत्म हो जाता है। और HCl बहुत हार्ड एसिड होता है, लेकिन हमारा स्टमक उसे रखता है अपने पास। तो स्टमक के पास भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा। वो क्या होता है? स्टमक की लाइनिंग होती है, मैंने आपको बताया था ना, स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग होती है एक ऐसी, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं या म्यूकस बोलते हैं। इसमें से क्या निकलता है? इसमें से बेस निकलता रहता है। जब भी वो इसके पास आता है, इसमें से बेस निकलता है, और वो क्या हो जाता है? एसिड प्लस बेस। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देते हैं? वाटर, या फिर हम कह सकते हैं क्या मिला देते हैं, क्या बना देते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? उसके बाद क्या होता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, हमें HCl का फंक्शन पता चल गया। अब आगे हमें क्या जानना है? उसके बाद मैंने आपको पेप्सिन का फंक्शन बताया था। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, कंप्लीट नहीं, पार्शियल डाइजेशन करता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? मैंने नाम भी बताया था आपको। प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किस में? पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में। दोनों नाम इसी के हैं, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। ये सब कुछ मैं करा चुकी हूँ, हम वहां पर जाके देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ बस। प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, फिर ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड यहाँ नहीं बन रहा है, स्टमक में नहीं बन रहा, सिर्फ स्टमक में क्या हो रहा है? इसका पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। प्रोटीन से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? पेप्टोन्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम कहाँ पहुंचेंगे? अब हमारा ये सब कुछ डाइजेशन हो गया, इतना डाइजेशन हुआ, इसमें क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ? स्टमक में क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ? फैट नहीं हुआ और कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक जगह डाइजेस्ट हुआ है अभी तक, कहाँ पर? माउथ के अंदर, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। पार्शियल डाइजेशन वहाँ हो चुका है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका, और बहुत सिंपल नहीं, पॉलीसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब ओलिगो से किस में कन्वर्ट करेंगे? मोनोसैकेराइड। किस में करेंगे? मोनोसैकेराइड। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि हमें अब आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए मेरे को जरा, आपने देखा होगा कि जैसे कभी आपने बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड होता है वो इनटेक कर लिया, या आप किसी पार्टी में गए, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, तो आपने वो अच्छे से भर पेट, बिल्कुल कहते नहीं हाथ तक, बोलते हैं ना हम, नाक तक खा लिया, उस तरीके से फुल पेट कर लिया, खा लिया। उसके बाद आप आते हैं, बैठ के आते हैं आराम से सीट पे। उसके बाद क्या होता है? आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो यानी क्या होता है? आपने एक टर्म सुनी होगी, क्या टर्म होती है वो? क्या टर्म होती है वो? एसिडिटी। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें एसिडिटी हो गई है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्या होती है ये एसिडिटी? क्या होती है एसिडिटी? जब हम इतना सारा खाना खा लेते हैं, जब हम किसी पार्टी में गए, मान लीजिए आप पार्टी में गए, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, तो क्या होगा? बहुत सारा एसिड भी बनने लग जाएगा। मैंने बताया था ना, जब फूड बॉडी के अंदर जाता है, एसिड तभी रिलीज होता है, खाली पेट नहीं। अगर आप खाली हैं बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि आपका एसिड बनता रहेगा बनता रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा एसिड बनेगा तो एसिड वो फिर ऊपर आता रहेगा, एसिडिटी होती रहेगी आपको, बट ऐसा नहीं होता। जब आपने खाना खाया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? स्टमक में एसिड रिलीज हो गया। एसिड रिलीज होने के बाद क्या होगा? एसिड, बहुत ज्यादा खाना खाया तो एसिड भी क्या होगा? बहुत ज्यादा रिलीज होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद क्या होगा? जो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टमक पूरा फुल है ऑलरेडी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और क्या होगा? एसिड वो बाहर आएगा गैस की फॉर्म में, हमारी बॉडी से क्या होगा? गैस की फॉर्म में वो बाहर आएगा, उसी को बोलते हैं एसिड। अच्छा, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? आपने सुना होगा इनो, इनो ले लो,
इनो में भी क्या काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ऐसे बोलते हैं ना, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये क्या होता है। इनो में क्या होता है, इनो भी आपका क्या है, एक तरीके का बेस है। अभी मैंने आपको एक रिएक्शन में क्या बताया कि एसिड प्लस बेस क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो अगर आप इनो लेते हैं जो कि एक बेस है, तो वो क्या करता है, एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रल कर देता है या वाटर कर देता है, वाटर बना देता है। तो जब न्यूट्रल हो गई रिएक्शन, यानी स्टमक के अंदर जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको गैसेस वगैरह जो बाहर रिलीज हो रही है वो नहीं होगी। और क्या लेते हैं, अगर हम इनो नहीं लेना चाहें तो हम क्या लेते हैं, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा भी क्या है, एक बेस है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। और क्या लेते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखवा रही कुछ भी। ये बहुत बार आपका पूछा गया है कि एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं, इनो नहीं होता ऑप्शन में, इनो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये मिलेगी, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है MgOH2। ये भी एक टाइप का क्या है, बेस है। क्या है, ये एक टाइप का बेस है। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल हैं किसके, बेस के, जो हम क्या करते हैं, एसिडिटी जब कम करनी होती है, जब ज्यादा हो जाती है तो उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए लेते हैं। और इन्हें साइंस में क्या कहते हैं, इनके लिए एक टर्म है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड। क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड ऐसे बेस होते हैं जो क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, यानी खत्म करते हैं। किसे खत्म करते हैं, किसे खत्म करते हैं, एसिडिटी को, एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। बेकिंग सोडा, NaCO3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से एंटा एसिड कौन है। अब आपको एंटा एसिड ही नहीं पता हुआ तो ऑप्शन में से क्या ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस अच्छे से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम, अभी तक हमारा खाना कहाँ था, स्टमक में। अब स्टमक से कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए जरा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है। इसके भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, कहाँ पर क्या होता है वो बहुत अच्छे से जान। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस टाइप की कुछ होती है ना, ऐसे इस फॉर्म में पड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया, ऐसे बिल्कुल सिकुड़ के होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ क्या होती है, लेंथ बताइए जरा आप। ये छोटी नहीं होती, ये बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमने इसका नाम क्यों रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों रखा है, 6.25 मीटर की होती है इसकी लेंथ। क्या होती है, 6.25 मीटर की इसकी लेंथ होती है। और इसकी डायमीटर कितने की होती है, इसकी डायमीटर कितने की होती है वो बताइए जरा, बताइए। इसकी लेंथ होती है 6.25 और इसकी डायमीटर होती है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, इस रेंज में होती है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इसे, अभी मैं आगे जब लार्ज इंटेस्टाइन बताऊंगी तब उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। या तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि इसके बाद इसी का नंबर है, हम इसी को पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन कुछ ये इस टाइप की होती है ना, तो इस टाइप की, ये मैंने आपको बना के दिखा दिए। और ये यहाँ से ऐसे एनस निकला होता है, थोड़ा सा हम इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें क्या जानना था यहाँ पे, इसकी लेंथ क्या होती है। इसकी लेंथ तो होती है 6.25 मीटर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, ये इसके कंपैरिजन में छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है, इसलिए इसकी लेंथ क्या होती है 1.5 मीटर, बस इतनी छोटी होती है, इतनी ही छोटी होती है।
लेकिन इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी डायमीटर ज्यादा होती है, 6 to 7 सेंटीमीटर। एक बार आपको देखने से पता चल रहा होगा शेप से कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की शेप है वो थोड़ी चौड़ी बनाई गई है ना, मैंने जो इसका शेप बनाई है वो थोड़ी चौड़ी बनाई है, और ये थोड़ी पतली सी बनाई है। इसकी लेंथ ज्यादा है, बट हमने इसे इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, इसलिए क्या है, छोटी हमें लग रही है। इस तरीके की होती है लेंथ इसकी, डायमीटर। अब इसके जरा पार्ट्स देख लेते हैं एक बार। जो इसका ये फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं डूोडेनम। क्या बोलते हैं? हाँ लिखो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, DUODENUM, डूोडेनम। जो मिडल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? जैजनम। क्या बोलते हैं? जैजनम। और जो लास्ट का पार्ट होता है, जो लास्ट का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? इलियम। उसे क्या बोलते हैं हम इसे? लास्ट के पार्ट को इलियम। जो डूोडेनम होता है वो क्या होता है? डूोडेनम क्या क्या काम होता है इसका? विद अटैच्ड विद, दिख रहा है आपको? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, स्ट्रेट लिख देती हूँ। अटैच्ड विद स्टमक। ये क्या होता है? ये वाला पार्ट जो होता है, अटैच्ड विद स्टमक, विद स्टमक। जूजनम में क्या होता है आपका? जूजनम में क्या होता है? ये जूजनम क्या है? बीच का पार्ट है। किसके बीच का पार्ट है? ड्यूडेनम और इलियम का। ड्यूडेनम और इलियम का पार्ट बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम। अच्छा, इलियम क्या करता है? इलियम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है आपके न्यूट्रिएंट्स का। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। और ये किससे जुड़ा होता है? अटैच्ड विद लार्ज इंटेस्टाइन, अटैच्ड विद लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आया आपको? कुछ इस तरीके से, यहाँ से जुड़ा होता है ये ना, इस तरीके से। इस तरीके से कुछ जुड़ा होता है। ये लास्ट का पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पार्ट्स बता दिए। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, चीजें क्या क्या बनती हैं। तो जो हमारी कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की साइड बोली जाती है, हम उससे, वो क्या होती है हमारी? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होती है हमारी? लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक लाइन बोली जाती है, क्या? कंप्लीट डाइजेशन। कहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन? कहाँ होता है बताइए जरा। जो बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा पार्ट है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो उसमें हमें लार्ज इंटेस्टाइन भी दिया होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता उन्हें क्या लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन वो है जहाँ सबसे लास्ट में जाता है, तो वहीं सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो इसलिए वो ये टिक करके आते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके बारे में, क्या बताया था? इसके आगे मैंने कुछ ग्लैंड्स लिखवाई थी। कौन सी ग्लैंड लिखवाई थी बताइए जरा? लीवर और पैनक्रियाज। मैंने बताया था आपको, लीवर और पैनक्रियाज क्या होते हैं? इससे अटैच्ड होते हैं। लीवर और पैनक्रियाज अटैच होते हैं। मतलब अटैच होने का मतलब क्या है? अब जब फूड इसके अंदर आ चुका है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ चुका है, अब फूड आ गया तो उसको क्या चाहिए होंगे? अब एंजाइम भी चाहिए होंगे डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसके पास खुद के तो कोई एंजाइम है नहीं। तो वो एंजाइम्स कौन भेजता है? लीवर और पैनक्रियाज। कौन भेजता है? लीवर और पैनक्रियाज। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब इतना इसके बारे में पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? लीवर के बारे में पढ़ते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर, ठीक है। लीवर के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि इनमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो कौन है? लीवर। वो कौन है? लीवर। लीवर कुछ इस टाइप का होता है, इस तरीके का, और ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, और इसके साथ ही अटैच होता है आपका पैनक्रियास, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? लिवर, और इसके साथ अटैच होता है पैनक्रियास। ये दोनों क्या करते हैं? एंजाइम्स देते हैं, किसे? स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसके लिए? कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर क्या है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। और क्या है इसके बारे में? इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कई बार। हिपेटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लीवर। इसमें होता क्या है, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं एक बार ना, कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन, पहला फंक्शन है टू स्टोर ग्लाइकोजन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मतलब मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट के टाइप, प्रोटीन के टाइप्स और लिपिड्स वगैरह के टाइप, कहाँ पे क्या कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने वहां पे आपको ग्लाइकोजन भी बताया था। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन क्या होता है? रिजर्व फूड इन एनिमल्स। रिजर्व फूड इन एनिमल्स। रिजर्व फूड का मतलब है, मान लीजिए कि आपने कुछ खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाया, कुछ भी फैट लिपिड जो भी था वो खा लिया, उसके बाद वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा ग्लूकोज बन गया, मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं थी, इतनी बॉडी को अभी इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इतने ग्लूकोज की जरूरत नहीं, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो अल्टीमेटली इसमें से बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी इतने सारे ग्लूकोज का? क्या करेगी? जब हमारे घर में कोई सामान होता है वो ज्यादा आ जाता है, मान लीजिए कि चीनी है, और लगती है हमारे हर मंथ हमारे 2 किलो लगती है मान लीजिए, और लेकिन अब कितनी आ गई? 5 किलो हो गई, तो जो 3 किलो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे? उसे स्टोर करके रख लेंगे कि ये नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी फंक्शन करती है। क्या फंक्शन करती है? कि जितना भी ग्लूकोज है जो एक्स्ट्रा है अभी यूज नहीं होगा बॉडी के, उसको स्टोर फॉर्म, उसको कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लाइकोजन में। और कहाँ पर स्टोर कर लेती है? लीवर में। कहाँ पर स्टोर कर लेती है? लीवर में। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो ये है स्टोर फूड का काम करता है, स्टोर रखते हैं इसमें। और क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, इस वर्ड का मीनिंग तो मैं एक बार पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार और बता देती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी मेडिसिन जो लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? उनका आपने सुना होगा ना, लीवर खराब हो गया, सबसे पहले लीवर पे अटैक होता है, लीवर खराब हो गया। ऐसा क्यों? लीवर क्यों खराब होता है? और भी तो बॉडी पार्ट्स हैं, वो ईसोफेगस के थ्रू जा रहा है, हम स्टमक में डाल रहे हैं अल्कोहल, बट लीवर क्यों खराब होता है? लीवर क्या करता है? वो चेक करता है जो भी फूड हमने किया, मान लीजिए कि अल्कोहल लिया या फिर कोई मेडिसिन ली, बार बार हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो जाके देखेगा, मतलब जो भी मेडिसिन आई है या जो भी अल्कोहल वगैरह है उसमें से वो क्या करेगा? जो भी इसकी टॉक्सिक चीजें हैं, जो भी बेकार चीजें हैं, वो क्या कर लेगा? वो अपने पास रख लेगा, और जो अच्छी चीजें हैं वो बॉडी को दे देगा। समझ आया? बेकार चीजें हैं वो अपने पास रख लेगा, क्योंकि वो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, इसलिए वो अपने पास ही रखेगा स्टोर करके। कौन? लीवर रखेगा। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब वो ज्यादा हो, जैसे कभी कभी होता है, कभी कभी मेडिसिन लेते हैं तो उनका चल जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ थोड़े ली, उन्होंने मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने डिटॉक्सिफाई किया, किसने? लीवर ने अपने पास टॉक्सिन्स रखे, उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है? ये रीजनरेट हो जाता है। क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है। जो लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम रीजनरेशन।
रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर कहीं पर थोड़ी सी कुछ कमी आ जाती है लीवर के अंदर, मान लीजिए टॉक्सिक इकट्ठे हो गए एक जगह पे थोड़े बहुत, तो वो क्या करता है, उनको खुद ही अंदर खत्म करके नया बन जाता है। जहां से वो हल्का हल्का खराब होने लगता है वहां से वो नया बन जाता है, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाता है, जैसे अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, रोज हो रहा है, बहुत बैड अल्कोहल दिया जा रहा है बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, और दिया ही जा रहा है रोज 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 रोज, तो क्या होगा, जब जो चीजें रोज रोज दी जाएंगी, जब वर्स्ट बना दिया जाएगा चीजों को कि हाँ रेगुलर बेसिस पे हो रही है, वर्स्ट हो गई है, तो क्या होगा, लीवर भी पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा, तो फिर वो अपनी रीजनरेशन की पावर को क्या है, छोड़ देगा। छोड़ क्यों देगा? क्योंकि इसके पास पावर ही नहीं बचेगी खुद को रीजनरेट। जहां पर थोड़ी बहुत कमी होती है वो इसे कंप्लीट कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, खुद को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है कुछ, अच्छा हम ऐसा खा नहीं रहे जिससे हम लीवर को ठीक कर सके, तो इसलिए क्या होता है, ये खराब हो जाता है उनका लीवर। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है इसकी। और क्या करता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। और लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूसेस बनाता है। अच्छा, बाइल जूस बनेंगे, इनका क्या काम होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो लास्ट क्लास ली थी, कि जो बाइल जूस है वो आएंगे किसके पास, किसके पास आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और जो फूड है उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो जो बाइल जूस का पीएच होता है वो कितना होता है, 8.6। 8.6 का मतलब कैसा है, ये बेसिक, आपको पता है ना पीएच मीटर, 7 से जो कम होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और 7 से ज्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ये 8.6 है, इसलिए क्या है, ये बेसिक इन नेचर। कौन? बाइल जूस। कौन है? बाइल जूस है बेसिक इन नेचर। और क्या काम है इसका? अच्छा, और कोई काम रह गया है तो बताइए जरा। और क्या करता है ये? यूरिया बनाता है। एक और देख लीजिए इसका जरा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। इसका वेट कितना होता है लीवर का? लीवर का वेट, यहाँ लिख देते हैं। वेट एक हेल्थी ह्यूमन का जो लीवर होता है वो 1 से 1.5 kg का होता है, और अनहेल्थी का तो आपको पता ही है कि कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है तो वेट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो इसने बाइल जूस रिलीज किए हैं वो कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और बाइल जूस करते क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा। बाइल जूस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं, किसको तोड़ते हैं, फैट को तोड़ते हैं। किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जब मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था तब मैंने बताया था कि फैट फैटी एसिड और किस में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, बाइल जूस क्या करते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? बताइए जरा एक बार। एक चीज और बतानी है, जहां पर ग्लाइकोजन, जहां पर फैट एब्जॉर्ब होता है, मतलब स्टोर होता है, फैट जो स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। वो कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू में। ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे स्टोर होता है फैट, जो भी बॉडी के अंदर फैट होता है हमारी, वो स्टोर होता है कहाँ पे जाके, एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके भी कौन स्टोर करता है, लीवर करता है। तो बाइल जूस आए, बाइल जूस यहाँ पर आ चुके हैं, डुओडेनम में इसने दे दिए। डुओडेनम में आके फिर वो क्या होगा, धीरे 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 एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होगा किसका, फैट का फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में। किस में होगा, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियाज। क्या आता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में भी क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। क्या होता है पैनक्रियाज में भी, पैनक्रियाटिक जूस। इसे जरा हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे। बाइल जूस ने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया, फैट को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और इसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर होती है,
और ये फैट को और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है। जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे दोबारा लिखा दूंगी। अब हमें पढ़ना है पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज में होता क्या है? पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। इनका पीएच क्या होता है? पीएच बताइए जरा। चलिए, पैनक्रियाटिक जूसेस का पीएच क्या होता है? 7.4 से 8.5, 7.4 से 8.5, यानी ये भी कैसा हो गया? बेसिक इन नेचर। कैसा हो गया? बेसिक इन नेचर। अब ये पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, बताइए जरा। इनमें 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? 3 तरीके के। सबसे पहला कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। सबसे पहला कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, TRYPSIN। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, फिर अमाइलेज, फिर लाइपेज। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकंड इज अमाइलेज एंड थर्ड इज लाइपेज। अच्छा, ये क्या क्या काम करते हैं? ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पर आ चुका है अब? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद क्या करते हैं, ये तीनों एंजाइम रिलीज करते हैं, इसके अंदर होते हैं। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? हमने पढ़ लिया ना, हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे एक लाइन लिखी थी मैंने, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो कैसे हो रहा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अभी तक जो हमारी प्रोटीन थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पेप्टाइड्स में। ठीक है, पेप्टाइड्स में अभी तक कन्वर्ट होके आ चुकी है। लेकिन अब पेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट होंगे? कंप्लीट डाइजेशन के लिए किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड में। ठीक है। अमाइलेज, अमाइलेज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है अभी तक? किस में कन्वर्ट हो चुकी है? माल्टोज में। माल्टोज में या फिर ओलिगोसैकेराइड में। मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स शुगर खाई थी उससे थोड़ी सी सिंपल हो चुकी है, पूरी सिंपल नहीं, थोड़ी सी। फिर माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। किसकी हेल्प से? अमाइलेज की हेल्प से। अभी मैंने बताया था ना, अमाइलेज आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसका एक और नाम भी था। क्या था? टिलिन। वो कहाँ पर था? सलाइवा में। तो उसे टिलिन बोलते हैं। अगर टाइलिन, टाइलिन होता है, टाइलिन अगर आएगा तो आप कहाँ पर टिक करेंगे? सलाइवा में। लेकिन अगर अमाइलेज आएगा तो आप कहाँ पर टिक करेंगे? पैनक्रियाज में। याद रखना इस बात को। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? अभी तक हमने क्या करा? फैट को किस में ब्रेक कर दिया? क्या कर दिया? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या कर दिया हमने? फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। किसे? फैट को। और यही इसकी क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है। किसकी? फैट की। फैट की क्या होती है? ये लार्ज स्टेज होती है। कौन कौन सी? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट अब हमारा कहाँ कन्वर्ट हो चुका है? किस में कन्वर्ट हो चुका है? ग्लूकोज में। और जो हमारी प्रोटीन थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? अमीनो एसिड में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब हम क्या देखते हैं? अब हम जरा पैनक्रियाज के बारे में पढ़ लेते हैं। पैनक्रियाज जो होती है इसमें क्या होता है? इसमें क्या बनते हैं? फॉर्म्ड पैनक्रियाटिक जूस, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर लिखवाया, फॉर्म्ड पैनक्रियाटिक जूसेस। और इसे हम एक चीज और है जो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंडोक्राइन की तरह वर्क भी करती है और एक्सोक्राइन की तरह। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होते हैं जहां से क्या रिलीज होता है? एंडोक्राइन से क्या रिलीज होता है? हार्मोन्स। और एक और कौन सी होती है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन से क्या होता है? एक्सोक्राइन से क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब है जूसेस रिलीज हो रहे हैं। क्या क्या रिलीज हो रहे हैं?
जूसेस। और एंडोक्राइन का मतलब है क्या रिलीज हो रहा है? हार्मोन। ठीक है, तो जूसेस तो मैंने बता दिए कि पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और हार्मोन कौन सा रिलीज होता है इसमें? आपने सुना है? इंसुलिन। वो किससे रिलीज होता है? पैनक्रियास से। किससे रिलीज होता है? पैनक्रियास। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आपको जरूर याद रखना है कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपने पैनक्रियास के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये क्या करती है, एंजाइम्स रिलीज करती है, तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, हाईलाइट करके कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं? पैनक्रियास को कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? अब बताइए जरा, आप कुछ बचा इसमें? कुछ बचा? कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो गया, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। क्या बचा है अब हमारे पास? अब जो आप फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और यही सब लेते हैं। कुछ एक और चीज भी है जो आप इनटेक करते हैं, क्या है वो? बताइए जरा, क्या है वो? वाटर। क्या? वाटर। यहाँ लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कुछ इस टाइप की मैंने बनाई थी। इस टाइप से बनाई, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये वाला पार्ट इसका निकला हुआ है। ये भी मेनली क्या होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये इसका बड़ा पार्ट, ये निकला हुआ यहाँ से, और ये यहाँ से बंद, और ये इससे अटैच्ड है। किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके भी क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं 4 पार्ट? ऊपर पहले होता है ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं हम इसे? कोलोन। ये वाला पार्ट क्या होता है? सीकम। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है। ये होता है सीकम, जो ये वाला पार्ट होता है। इसे हम बोलते हैं रेक्टम। यहाँ पर जो होता है ये, इसे बोलते हैं हम रेक्टम। और जहां से बॉडी वेस्ट रिमूव हो जाता है, ये होता है एनस। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था आपको? स्टार्ट कहाँ से किया था? माउथ से। और मैंने बताया था कि एंड कहाँ पर हो जाएगा? एनस में। कहाँ पर एंड हो जाएगा? एनस में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब एनस आपको दिख चुका है। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा, डाइजेशन हमारा खत्म हो चुका होगा। इसकी लेंथ मैंने लिखवाई थी आपको। लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसकी डायमीटर भी लिखवाई थी, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। 6 to 7 सेंटीमीटर। जो कोलोन होता है, क्या है ये? कोलोन है। ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या है ये? कोलोन लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोलोन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब हम जरा एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये कोलोन है, कोलोन क्या होता है? जुड़ा होता है। कोलोन क्या होता है? अटैच होता है। किससे अटैच होता है कोलोन? किससे अटैच होता है? नहीं, सॉरी, जो हमारा सीकम वाला पार्ट है, मैंने क्या बताया? सीकम वाला पार्ट अटैच होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जो भी बचा खाने के बाद, जो भी बचेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए उसमें से, सब कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल में बदल चुकी है। वो जो बचेगा बाकी सारा, वो यहाँ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सीकम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सीकम में आ जाएगा। ठीक है,
कहाँ आ गया हमारा सारा सारा जो खाना होता है वो कहाँ आ गया, मतलब जो वेस्ट बचा है वो आ गया सीकम में। अब सीकम के बाद क्या होगा, सीकम के बाद कहाँ पहुंचेगा सॉरी, सीकम के बाद धीरे 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 मूवमेंट करता रहेगा और क्या होगा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। मैं इससे लिख देती हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्योंकि अब क्या बचा है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर या फिर प्रोटीन फैट नहीं, न्यूट्रिएंट मतलब जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट बचे हैं उसमें जितने भी, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जितना भी वाटर बचा है वो कहाँ वो हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद सीकम से होते हुए कोलोन के थ्रू हमारा फूड कहाँ पहुंच जाएगा, रेक्टम में। कहाँ पहुंच जाएगा, रेक्टम में। अब रेक्टम में क्या होता है, ये स्टोर करता रहता है, थोड़ा 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 आता रहता है, स्टोर करके रखता है, काफी सारा ये स्टोर करके रख लेता है। जब इसका स्टोरेज जो होता है, रेक्टम का कुछ स्टोरेज होता है, अपना खुद का कुछ साइज होता है। जब ये स्टोरेज क्या होता है, खत्म हो जाता है, फुल हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये क्या करता है, बॉडी से बाहर कर देता है वेस्ट को। किसके थ्रू, एनस के थ्रू बाहर कर देता है। तो ये एक ऐसा जो इसे हम बोल सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, लास्ट का पार्ट है ये किस चीज का, डाइजेशन का। और यहाँ से क्या होता है, बॉडी वेस्ट रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। यहाँ से क्या हुआ, बॉडी वेस्ट हमारा रिमूव हो गया। किसके थ्रू रिमूव हो गया, एनएस के थ्रू रिमूव हो गया। अब एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पर ना सीकम के पास क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, एक बोन होती है अपेंडिक्स, जो क्या होती है, फॉर्म हो जाती है, निकल आती है। कहाँ, कब, किसी के भी कभी भी निकल सकती है अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक बोन होती है जो कहाँ से निकलती है, सीकम से। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपेंडिक्स होती है वो कहाँ अटैच होती है, कौन से पार्ट में, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के किस पार्ट में अटैच होती है, सीकम में अटैच होती है। ठीक है, कौन, अपेंडिक्स। इसमें क्या होता है अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स क्या होता है, छोटी सी बोन होती है जो निकल आती है और धीरे 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 वो बड़ी होने लग जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, स्वेलिंग होने लग जाती है। जब वो स्वेलिंग होने लग जाती है तो अगर हम पहले जाकर ट्रीटमेंट मतलब दिखा दें डॉक्टर को, तो वो मेडिसिन के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर ये बढ़ने लग जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये अंदर ही क्या होती है, फट जाते हैं। मांस होता है, मांस का टुकड़ा होता है अपेंडिक्स, वो फट जाता है, जिसकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ दर्द हो रहा है, इसका अपेंडिक्स का दर्द बोलते हैं, तो उसे क्या होना, हमें फटाफट चेक करा लेना चाहिए। अगर हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है किसी भी चीज के लिए, हमें कहीं पर पेन हो रहा है, ठीक है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेन कैसा, हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे कुछ पेन हो रहा है हमें कहीं ना कहीं बॉडी में, अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो वो आगे चल के ना वो बीमारी क्या है, बड़ी हो चुकी होगी, तो उस स्टेज पे जाके ना हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी ही खाना चाहिए, ताकि जो है डाइजेशन अच्छे से हो पाए प्रॉपर तरीके से, और हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए उसके अंदर से। अपेंडिक्स, इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स में इसका ऑपरेशन होता है। पहले तो या तो इसमें से वेस्ट जब इकट्ठा हो जाता है ना, वेस्ट इसमें इकट्ठा हो जाता है, आगे नहीं जा पाता, पूरा नहीं जा पाता, कलेक्ट होता रहता थोड़ा थोड़ा। तो क्या करते हैं, या तो इसका ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन करके इसे कट करके अपेंडिक्स को पूरा निकाल देते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता, कलेक्ट नहीं होता कभी भी, जो मांस के अंदर जो खाना वेस्ट होता है वो कलेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसे नहीं निकालते, पहली स्टेज पे हम चले गए डॉक्टर के पास कि हमारे दर्द हो रहा है ऐसे, तो वो मेडिसिन देगा, मेडिसिन के थ्रू क्या होगा, सीकम ठीक हो जाएगा, मतलब अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन बताया था, बताइए जरा क्या है वो। अभी जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में एक वेस्टिजियल ऑर्गन बताया था, वो क्या था, विजडम टीथ बताया था, विजडम टीथ। विजडम टीथ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी हमारी बॉडी में अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी में,
अपेंडिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी में है, तो इसलिए क्या करता है, हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे विजडम टीथ बताया मैंने कि बहुत हार्ड निकलता है, बहुत क्या कहते हैं, हार्ड तरीके से निकलता है, बहुत दर्द होता है, पेनफुल होता है। इसलिए क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन को रिमूव कर देना चाहिए, या फिर ये ऐसा होगा कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो चुके होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? लूप ऑफ हेनले। क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लूप ऑफ हेनले कहाँ भी पाए जाते हैं, और किडनी में क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, जब हम किडनी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे कि लूप ऑफ हेनले क्या होता है, तब भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। लार्ज इंटेस्टाइन में ये हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का, न्यूट्रिशन का। यहाँ पे क्या होता है, नो डाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता। तो डाइजेशन कहाँ नहीं होता, कहाँ पर नहीं होता डाइजेशन? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ नहीं होता? लार्ज इंटेस्टाइन में। और क्या होता है यहाँ पे? अनडाइजेस्टेड फूड बनता है, अनडाइजेस्टेड फूड बनता है, और फीसिस का प्रोडक्शन होता है। फीसिस क्या है? वेस्ट, बॉडी वेस्ट, जो कि क्या करना है, हमें बॉडी से रिमूव करना है। समझ आ रही है आपको बात? अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मैं थोड़ी सी डिजीज, दो चार डिजीज है, हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या होती है क्या नहीं होती। थोड़ी सी बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हो गया, किसके थ्रू? एनएच के थ्रू। अब इनसे जुड़ी हुई ना कुछ बीमारियां हैं जो अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए। तो सबसे पहली है हमारी डायरिया। पहले हम यह टॉपिक डाल लेते हैं, डिजीज, डिजीजेस। ये ठीक से नहीं चल रहा। सबसे पहली है हमारी डायरिया। डायरिया, डायरिया में क्या होता है कि जो बॉडी वेस्ट होता है वो बहुत फास्ट निकलता है। कैसा होता है? बहुत फास्ट मूवमेंट होती है उसकी। तो ऐसा क्यों होता है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, मैंने आपको बताया पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो वेस्ट है, जो बॉडी का वेस्ट है वो फटाफट जल्दी 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 क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना। उसके लिए हम क्या पीते हैं, सुना होगा आपने, ORS का घोल। और वीकनेस आ जाती है। क्या आ जाती है? वीकनेस हो जाती है। किसकी वजह से? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो जो बॉडी वेस्ट रिमूव होने का जो प्रोसेस है वो जल्दी, कुछ भी खाओ फटाफट रिमूव हो जाएगा बॉडी से, कुछ भी खाओ बॉडी से रिमूव हो जाएगा, उसको बोलते हैं डायरिया। एक और आती है सेकंड, कौन सी? कॉन्स्टिपेशन। क्या आती है? कॉन्स्टिपेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी रिमूव हो रहा है बॉडी वेस्ट। अब इसमें क्या होता है, बॉडी वेस्ट, इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी इस मूवमेंट के थ्रू जो फूड, जो वेस्ट होता है वो बाहर जाता है बॉडी से। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब ऐसे निचोड़ दबा दबा के, थोड़ा थोड़ा दबा दबा के आगे भेजते हैं। इसी तरीके से किसमें भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से बाहर या एनस के थ्रू। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, फिर हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, खाना इकट्ठा होता रहता है, बॉडी वेस्ट अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बॉडी वेस्ट बहुत जल्दी निकल रहा है यानी डाइजेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, इसलिए वो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम देता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और थर्ड हमारी कौन सी है, थर्ड क्या है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है किसका, ईसोफेगस का,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट ईसोफेगस में भी होता है ना ये, वो कैसा हो जाता है, अपोजिट। यानी पहले तो वो नीचे की तरफ खाना भेजती है, लेकिन वो क्या, जब वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी खाते हैं पीते हैं वो क्या होता है, वॉमिट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। बॉडी क्या हो जाता है, वॉमिट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। मैंने बताया इसमें स्टोर करता है बॉडी वेस्ट, जो फूड वेस्ट होता है, जो निकालना होता है अनडाइजेस्टेड, उसे क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन में स्टोर करके रखता है। और फोर्थ होता है अनडाइजेशन। अनडाइजेशन तो पता ही है आपको, फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता। क्या होता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, एसिडिटी। एसिडिटी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इसमें, HCl जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये इंक्रीज का साइन बनाया मैंने ऊपर ऐसे। HCl क्या होता है हमारा, उसमें इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनडाइजेशन होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर पूरी तरीके से खाना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आपकी क्लास यहीं तक थी आज की, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब मैं इस क्लास के बारे में एक बार थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ, ताकि आइडिया हो जाए आपको क्या पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसके पार्ट्स होते हैं 3 पार्ट, डोडनम, जेजनम और इलियम। उसमें क्या क्या होता है, वो किससे अटैच होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, किसका होता है एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जो कंप्लीट साइड है किसकी, फूड डाइजेशन की, वो कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट फूड डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके पास कुछ अपने एंजाइम्स नहीं होते, इसको जूसेस मिलते हैं। कौन से जूस मिलते हैं, लिवर बाइल जूस देता है, और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस देता है। तो जो बाइल जूस देता है उसमें 2 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा बताया मैंने, पैनक्रियास। पैनक्रियास में पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, उसे हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी या फिर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। जो पैनक्रियाज है उसने पैनक्रियाटिक जूस दिए। पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, उनके अंदर 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको, बताइए जरा, कौन कौन से बताए, अमाइलेज, लाइपेज, और एक और कौन सा था जो आपका किसको डाइजेस्ट कर रहा था, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कौन सा डाइजेस्ट कर रहा था, एक बार बताइए जरा। ट्रिप्सिन, क्या था वो, ट्रिप्सिन। सबसे पहले ट्रिप्सिन, उसके बाद अमाइलेज, उसके बाद लाइपेज। जो ट्रिप्सिन था वो क्या कर रहा था, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। वो पेप्टोन से प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा था, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। जो हमारा अमाइलेज था वो किसे कन्वर्ट कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को। मतलब वो कहाँ किस फॉर्म में आ गया था, माल्टोज में आ चुका था मुंह के अंदर, और माल्टोज से किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज में, सिंपल शुगर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा था, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, तीनों का डाइजेशन हो चुका है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव साइट कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने क्या क्या पढ़ा, कि इसके 4 पार्ट होते हैं, कोलोन, सीकम, रेक्टम, एनस। जो कोलोन होती है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और सीकम में क्या बनता है, यहाँ सीकम जो अपेंडिक्स होता है वो कहाँ से निकलता है, सीकम के थ्रू निकलता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए। अच्छा, एनस के थ्रू क्या होता है, एनस के थ्रू जो बॉडी वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से बाहर। और मैंने लार्ज इंटेस्टाइन को क्या और बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और मिनरल्स का, और ये किडनी में ही पाए जाते हैं, वहां पर भी ये सेम काम करते हैं, सेम वर्क करते हैं। मैंने कुछ डिजीज के नाम बताए, जैसे डायरिया, तो उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फास्ट हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। फिर कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्टोर होता है बॉडी, जो वेस्ट होता है, जो फूड वेस्ट होता है वो क्या होता है, स्टोर रहता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो रिमूव नहीं हो पाता, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। वॉमिटिंग होती है, तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है किसका, ईसोफेगस का, वो अपोजिट हो जाता है। वैसे वो खाना नीचे की तरफ पुश करती है, किसकी तरफ, स्टमक की तरफ, लेकिन अब वो कैसे पुश करेगी, ऊपर की तरफ, तो इसलिए वॉमिटिंग होती है। कुछ भी खाएंगे वॉमिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसा हो रखा है,
उल्टा हो रखा है, अपोजिट हो रखा है। और नेक्स्ट है अनडाइजेशन, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, HCl बढ़ जाता है, तो हमें कोई बेस लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, डाइजेशन थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से, ओवरलोड होने की, ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, ये हो जाती है एसिडिटी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस समझ आई होंगी। अब आप इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और सब कुछ इसमें याद करिए, इनकी लेंथ वगैरह ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।